राम राम जी दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल द न्यूज़ फ्लिक्स भारत पर। दोस्तों, कल और आज दोनों दिन, जैसा कि आप सभी को पता है, आज जब भी इस जिस समय आप ये वीडियो सुन रहे होंगे और उससे पहले कल, ठीक, पिछले 2 दिन से लगातार कैबिनेट की मीटिंगें चल रही, जिसमें सीसीएस की मीटिंग भी है, सरकार के अपने जो मंत्रालय हैं उनकी मीटिंग भी है, उसके साथ साथ युद्ध नीति को लेकर जो एक रणनीति तैयार की जा रही उसको लेकर भी मीटिंग है। और उसके अलावा देश के प्रधानमंत्री ने देश के तीनों सेना अध्यक्ष, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तीनों जो सेना अध्यक्ष है, उसके साथ साथ देश की एनआईए के जो चीफ हैं अजीत डोभाल, ठीक, उसके साथ साथ रक्षा मंत्री, ठीक, गृह मंत्री, इन सब के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने मीटिंग की है। मीटिंग क्यों की है? उन्होंने तीनों सेना अध्यक्षों को स्पष्ट रूप से कहा है कि जब जहां जैसी ज़रूरत पड़े आपको किसी से आदेश लेने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको ठीक लगता है आप वो कर सकते हैं। इसका मतलब तीनों सेनाओं के हाथ खोल दिए गए हैं। क्यों खोल दिए गए हैं? क्योंकि पाकिस्तान जिस हिसाब से बैक टू बैक भारत के कुछ दोगले लोगों का, ठीक, ये शब्द इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि भारत में वाकई कुछ दोगले लोग हैं जिन्हें आज भी भाईचारा नजर आ रहा है, जिन्हें आज भी ये लग रहा है कि भारत के अंदर मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि उन्हें मुर्शिदाबाद दिखाई नहीं देता, ठीक, उन्हें बंगाल दिखाई नहीं देता, उन्हें तेलंगाना, कर्नाटक ये जगहें दिखाई नहीं देती, उन्हें कश्मीर दिखाई नहीं दिया, उन्हें मुजफ्फरनगर दिखाई नहीं दिया, उन्हें बिहार दिखाई नहीं दिया, और जितने भी सीमांचल के राज्य हैं वो उन्हें दिखाई नहीं देते। उन्हें साउथ में जो केरल केरल कर्नाटक, तमिलनाडु और जो निचले, हम साउथ में प्रॉपर साउथ में जाए तो वो उन्हें दिखाई नहीं देता। ठीक जिस तरीके से धर्मांतरण का और लोगों को बरगलाने का, लोगों को बहलाने का, लोगों को बहला फुसला के धर्मांतरण करने का और उसके साथ साथ उनको जिहाद में ढकेलने का जो काम चल रहा है, ठीक, पहली चीज़ तो ये। तो जब सेनाओं के हाथ खोल दिए तो हम मान के चलें कि आने वाले 24 से 48 घंटे या 36 घंटे या 72 घंटे, उसमें क्या भारत पाकिस्तान पर हमला बोल देगा? संभावनाएं कम हैं। जैसा कि मैंने कल एक वीडियो बनाया था, उसमें आप सभी को बताया कि भारत पाकिस्तान पर हमला तो करेगा, लेकिन उससे पहले भारत पाकिस्तान को मानसिक रूप से, ठीक है, एक मूवी आई थी दंगल, आपको ध्यान होगा, तो उसमें जब दंगल में आमिर खान गीता फोगाट को जब पहली बार दंगल लड़ने भेजता है, तो उसमें वो एक शब्द, सेंटेंस का इस्तेमाल करता है कि आपको कुश्ती लड़ने से पहले या दंगल लड़ने से पहले अपने डर से लड़ना पड़ता है, ठीक। तो वहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होती है कि भारत जो है पाकिस्तान को मानसिक रूप से, यानी साइकोलॉजिकल जो उस पर स्ट्राइक की है भारत ने इस समय, एक सिंधु जल समझौता रद्द करके, उसके बाद जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तानी वापस भेजना शुरू कर दिए, बांग्लादेशियों को खदेड़ना शुरू कर दिया, जिस तरीके से सार्क वीज़ा रद्द किए हैं, जिस तरीके से जो व्यापारिक रास्ते हैं उनको बंद किया, तो ये एक साइकोलॉजिकल स्ट्राइक है पाकिस्तान के ऊपर। अब पाकिस्तान को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उसे करना क्या है। अच्छा, जो स्टेप्स भारत ने उठाए वही सिमिलर स्टेप पाकिस्तान ने भी उठा दिए, ये दिखाने के लिए कि हम कोई कमज़ोर थोड़ी हैं, हम ना भारत से डरते हैं, ना हम भारत से किसी चीज़ में कमज़ोर है। लेकिन स्थिति उससे अलग है। स्थिति उससे अलग कैसे है? पाकिस्तान के रक्षा मंत्री वो रात के 2 बजे आके टीवी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, या कह लीजिए कि अपने देश को संबोधन देते हैं कि आने वाले 36 से 48 घंटों में भारत आक्रमण कर सकता है। तो आप केवल इस बात से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की इस समय मौजूदा स्थिति क्या है। आसिम मुनीर, जिसने अपने बच्चों को, यानी अपने परिवार को देश से बाहर भेज दिया, उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से सेना में जो लोग हैं वो इस्तीफे दे रहे हैं, और उसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज़, पाकिस्तान जैसा देश और उसके रक्षा मंत्री हों या उसके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हों या उसके प्राइम मिनिस्टर हों या और जो मंत्री हों विधि विभाग के, पता नहीं वहाँ कौन कौन से विभाग होते हैं,
उन लोगों का कहना है कि हमने 40 लाख लोगों की भर्ती की है सेना में। अब ये बात अगर किसी ऐसे देश के सामने बोली जाए या विश्व पटल पर इस बात को बोला जाए कि 40 लाख लोगों की भर्ती कब की आपने। पहलगाम हमला होता है 22 तारीख को। आज जब ये वीडियो आप लोग सुन रहे होंगे उस दिन है 1 तारीख, यानी 22 से लेकर 1 तारीख अगर हम अंगूठों उंगलियों पर भी जोड़ लें तो कुल मिलाकर ये दिन होते हैं कितने, लगभग 10। ठीक, 10 दिन हो जाते हैं। 10 दिन में 40 लाख लोग यानी 4 लाख लोग पर डे। यानी इसका मतलब पाकिस्तान पहले से जानता था कि जो पहलगाम पर वो हमला करने जा रहा है उसका अंजाम क्या होने वाला है। ठीक, और यदि उसने पहलगाम हमले के बाद ये किया है, क्योंकि पहलगाम हमला 22 तारीख को होता है, ठीक उसी दिन जैसे ही इस हमले की मीडिया में खबरें आती हैं, उसी दिन इस हमले के बारे में मीडिया में जो इनपुट आना शुरू होते हैं, आपको ध्यान होगा सबसे पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने आकर वक्तव्य दिया था कि हमारा इस हमले से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, जबकि ना तो भारत ने कोई ऑफिशियल स्टैंड लिया था। भारत ने तो लगभग 27 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात पर अपनी प्रतिक्रिया दी, ऑफिशियल प्रतिक्रिया दी, और उस ऑफिशियल अनाउंसमेंट के साथ साथ उन्होंने सिद्धू जो जलघाटी समझौता था उसको रद्द किया, सार्क वीज़ा रद्द किया, उन्होंने व्यापार बंद किया, उन्होंने पाकिस्तानियों को अल्टीमेटम दे दिया, अटारी वाघा बॉर्डर बंद करवा दिया। ये भारत का स्टैंड था। सिमिलर नेक्स्ट डे ही पाकिस्तान में भी वैसे ही जो है स्टैंड ले लिया और उच्चायुक्त जिस तरीके से वहां स्टाफ होता है उसको कम कर दिया गया। ठीक, अब पाकिस्तान की बौखलाहट आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर अभी तुर्की का एक विमान आता है तो पाकिस्तान की मीडिया, तो पाकिस्तान की मीडिया, यूट्यूबर वहाँ के आप जानते ही हो, माशाअल्लाह जिसको कहते हैं वो हैं। उन्होंने क्या किया, मैंने कल भी इस बात का जिक्र किया कि तुर्की ने कुछ अपने फाइटर प्लेन्स और ये चीज़ें भेजी हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें निकल के वहीं से आई थी कि तुर्की ने अपने कुछ फाइटर प्लेन्स और कुछ एमुनेशंस भर के जहाज भेजे हैं। जैसे ही इस बात का डिजिटल मीडिया और उसके साथ इंटरनेशनल मीडिया में ये खबर चली, तुर्की ने तत्काल प्रभाव के साथ इस बात का खंडन किया। खंडन क्यों? क्योंकि आज का जो मौजूदा परिप्रेक्ष्य है, इस परिप्रेक्ष्य में कोई भी मुस्लिम देश अभी तक पाकिस्तान के पक्ष में नहीं बोला है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आईओसी का जो संगठन है, ठीक, उन संगठन में से सारे देश भारत के साथ नहीं, लेकिन अभी किसी ने ऑफिशियल स्टैंड किसी भी तरफ नहीं लिया है। एक कहावत होती है या एक कह लीजिए कि एक हमारे यहाँ एक बात चलती है, यदि आप आरक्षण के साथ नहीं हैं तो आप आरक्षण के खिलाफ हैं। ठीक, या तो आप खुल के कहिए कि आप आरक्षण के साथ हैं, अगर आप ये बात कहने में सक्षम नहीं है तो हम ये मान के चलते हैं कि आप आरक्षण के खिलाफ हैं। तो वही स्थिति इस्लामिक देशों की है। इस्लामिक देशों ने अभी खुल के नहीं कहा है कि वो भारत के साथ हैं, तो हम कहीं ना कहीं इस चीज़ को मानते हैं कि सभी भारत के साथ ना हो, लेकिन कुछ तो भारत के साथ हैं और बाकी लोग देखिए, इस्लामिक ब्रदरहुड यानी मुस्लिम ब्रदरहुड पूरे देश और दुनिया की कड़वी सच्चाई है। उससे आप नजरें मोड़ के किसी भी स्थिति परिस्थिति को इमेजिन नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी में अंतर्राष्ट्रीय जो पूरी व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक व्यवस्था, उसमें मुसलमानों की भागीदारी कितनी है? सबसे बड़ी पॉपुलेशन है क्रिश्चियंस की, उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर है मुसलमान, तीसरे नंबर पर है बुद्धिस्ट, ठीक, फिर नंबर आता है भारतीयों का यानी हिंदुओं का। तो ये जो बात है कि मुस्लिम देश भी साथ नहीं दे रहे हैं, साथ भले ही ना दें, भारत के पक्ष में भले ही ना खड़े हों या भारत का विरोध भी ना करें, लेकिन हम ये नहीं मान सकते कि वो पाकिस्तान का भी विरोध करेंगे। इस्लामिक ब्रदरहुड पूरे विश्व में वैसे ही काम करता है जैसे अन्य देशों में काम करता है। ठीक, मुसलमान पूरी दुनिया में कहीं का भी हो, वो किसी देश में भी जाए, अगर वो मुसलमान है तो लोकल का मुसलमान उसको सपोर्ट करेगा ही करेगा। ये मुस्लिम ब्रदरहुड है, इस्लामिक ब्रदरहुड है। ठीक, तो तुर्की ने तत्काल प्रभाव से इस बात का खंडन किया कि हमने कोई भी ऐसा ना तो एमुनेशन भेजा है, ना हमने कोई फाइटर प्लेन्स भेजे हैं, ना ही हमने कोई सैन्य मदद भेजी है इस प्रकार की। ठीक, वो जो हमारा कैरियर प्लेन उतरा था, जो वो
कराची हवाई अड्डे पर या जिस भी हवाई अड्डे पर उतरा था वो केवल और केवल फ्यूल लेने के लिए उतरा था, उसने ईंधन लिया और वो वहाँ से चला गया। बाकी किसी भी सैन्य मदद का कोई हमने पाकिस्तान को ना आश्वासन दिया है, ना हमने किसी प्रकार की सैन्य मदद भेजी है। तो अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं तुर्की जो कि घोर विरोधी है पाकिस्तान का। क्यों? क्योंकि इजराइल पर जब टर्की ने हमला किया था, हाइफा, आपको याद होगा हाइफा चौक दिल्ली में भी है, और हाइफा ये इजराइल का एक शहर है जिसको मुक्त कराया था भारतीय सैनिकों ने। ठीक, तो तब से तुर्की जो है खिसियाया हुआ है भारत से, तो वो भारत के पक्ष में कभी बात नहीं करता। ठीक, वो जब भी बात करेगा भारत के अगेंस्ट ही बात करेगा। लेकिन जो ग्लोबल इस समय सिनेरियो बना हुआ है, उस ग्लोबल सिनेरियो में चूंकि तुर्की खुल के भारत का विरोध नहीं कर सकता, तुर्की भारत के विरोध में आ नहीं सकता, इसलिए उसने क्या किया है कि अपने आप को एक तरीके से न्यूट्रल मोड में कर रखा है, अपने आप को एक तरीके से सरेंडर कर रखा है, लेकिन दिखावे का। वही स्थिति चीन की भी है। कल मैंने आपसे कहा भी था कि हालांकि चीन ने खंडन किया है, लेकिन चीन बिन पैंदी का लोटा है। चीन अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। क्या आपको लगता है कि जो देश हमारे देश की सीमाओं पर कब्जा किए हुए है, सियाचिन, अक्साई चिन, ये इन पर नजर है। अक्साई चीन तो चीन के ही कब्जे में है। ठीक, अरुणाचल प्रदेश में जिस तरीके से वो एनक्रोचमेंट कर रहा था, अब नहीं कर रहा है। अभी जो बीच में हैंड टू हैंड डोकलाम वाली फाइट हुई थी, उसमें जिस तरीके से चीन को नुकसान हुआ है, और अभी ब्रिक्स का सम्मेलन 2024 में हुआ जिसमें रशिया के कहने पर भारत ने पार्टिसिपेट किया, ये भी आपको याद होना चाहिए। अगर रशिया मीडिएशन ना करता तो शायद भारत ब्रिक्स सम्मेलन में भाग भी नहीं लेता। और उसी ब्रिक्स सम्मेलन में ये बात तय हुई कि जो बॉर्डर पे पेट्रोलिंग पहले जैसे चल रही थी डोकलाम कॉन्फ्लिक्ट से पहले, वो पेट्रोलिंग वैसे ही बहाल की जाएगी, और जो हिस्सा चीन एनक्रोचमेंट करने की कोशिश कर रहा है वहां से चीन अपने आप को पीछे हटाएगा। ठीक है, ये बात हो चुकी है। तो जिस आदमी की नीयत हमारे ही ऊपर खराब है, हम उस पर भी भरोसा नहीं कर सकते। वो बात अलग है कि वो इस बात का खंडन कर रहा है। ठीक, इस बात का खंडन कर रहा है, तो आप इस बात को मानिए वो खंडन कर रहा है ग्लोबल सिनेरियो को देखते हुए। क्योंकि जिस तरीके से हमारे आसपास अगर हम किसी कॉलोनी में, मोहल्ले में रहते हैं, एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य होता है। हमारा पड़ोसी कई बार हमसे खुश नहीं भी होता है, लेकिन सामाजिक व्यवस्थाओं को देखते हुए वो कई बार हमारे पक्ष में हमें खड़ा हुआ नजर आता है। तो वैसी ही सिमिलर पोजीशन होती है इंटरनेशनल कम्युनिटी में। जो देश हैं ये है क्या? ये हैं तो हमारे पड़ोसी। बस यहाँ पड़ोसी एक परिवार होता है, एक मकान होता है, या कुछ लोग होते हैं। जब हम देशों की बात करते हैं तो सरहदों के इतर जो एक पूरी व्यवस्था है, एक सामाजिक ताना बाना जो दूसरी जगह का होता है, उसके साथ साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी एक सामाजिक व्यवस्था काम करती है जो हर देश के अंदर उसके लोकल में काम करती है। तो वैसी ही सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए चीन ने इस बात का समर्थन किया कि हम आतंकवाद के खिलाफ है और हम इस पहलगाम हमले की कड़ी निंदा करते हैं। लेकिन आज जो ये मैं पूरी पिक्चर बनाई है, ये पूरा रेफरेंस जो तैयार किया है, वो तैयार किया है कांग्रेस पार्टी के एक ट्वीट के लिए। सर्वदलीय बैठक जब हुई थी तो उसमें कांग्रेस ने और अन्य दलों ने स्पष्ट रूप से इस बात को बोला कि हम इस जो घटना हुई है इसके लिए भारत के साथ खड़े हैं। भारत की हर तरीके से, यानी भारत हमारा देश है, हमारे देश पर हमला हुआ है और हम चाहते हैं इसका बदला लिया जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक, लेकिन उसके साथ ही आप देखेंगे कि इन्होंने एक ऐसा पोस्टर जारी किया है, एक ऐसी ड्रेस जारी की है जो ड्रेस को हमारे देश के प्रधानमंत्री पहनते हैं, कुर्ता पैजामा, जिस तरीके का, जिस पैटर्न का वो पहनते हैं। ठीक, उससे पहले आपको एक चीज़ बता दूं, सैम पिट्रोदा जो कांग्रेस ओवरसीज के अध्यक्ष हैं, ठीक, उन्होंने क्या बात बोली। उन्होंने कहा एक पहलगाम की घटना के लिए पूरे पाकिस्तान को दोष देना या पूरे पाकिस्तान को घटघरे में खड़ा करना कितना उचित है। तो ये कांग्रेस की जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कई बार ऐसा लगता है कांग्रेस का नाम बदलकर पाकिस्तान
नेशनलिस्ट कांग्रेस रख देना चाहिए। ठीक, भारत के अंदर रह के पाकिस्तान के लिए जिसके दिल में इतना प्रेम हो, पाकिस्तान प्रेम उनका इस तरीके से उमड़ता हो कि उनके वकील यानी उनकी पार्टी के लोग, कपिल सिब्बल जो बहुत पहले तक कांग्रेस पार्टी के ही सदस्य थे, एमपी थे उनके, आज वो सपा में है लेकिन मानसिकता नहीं बदली। उस आदमी ने क्या बोला कि हमें पाकिस्तान पर हमला नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय होता है, इंटरनेशनल कोर्ट होती है, उसमें इस मुकदमे को ले जाना चाहिए और पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाकर उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और न्यायालय किस प्रकार काम करते हैं ये तो आप सभी को पता है। भारत की न्याय व्यवस्था किस तरीके से काम करती है। एक छोटा सा छोटा मुकदमा भी जो शायद 1 या 2 हियरिंग में ख़त्म हो जाना चाहिए, उसे भी निपटने में 2-4 साल लग जाते हैं। फिर ये तो इंटरनेशनल कोर्ट है और इंटरनेशनल लेवल के मसले हैं, कोई देश अपनी बात रखेगा, कोई देश अपनी बात रखेगा। इंटरनेशनल कोर्ट के लोग या वहाँ का कोई एजेंसी या वहाँ का कोई सिस्टम इन चीज़ों की क्या है, एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने नहीं आता। जो कागज़ जो पेपर आप रखोगे उन्हीं पेपरों के आधार पर फैसला होता है। तो आप जानते हैं, फिर ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो संसद पे हमला हुआ था उसका मुकदमा जो इंटरनेशनल कोर्ट में चला था, वो कब जाके फाइनल हुआ, जब हरीश साल्वे जी और उसके बाद उससे पहले देश में जब बीजेपी की सरकार आ गई, यानी सत्ता परिवर्तन हुआ। और उससे पहले जो हमारी तरफ से केस लड़ रहा था वो एक पाकिस्तानी वकील था। मतलब भारत के अंदर कांग्रेस यानी मौजूदा यूपीए गवर्नमेंट को एक वकील नहीं मिला भारत के अंदर। यहाँ मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत के अंदर यूपीए गवर्नमेंट को कोई एक वकील नहीं मिला था जो इंटरनेशनल कोर्ट में, इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत की वकालत कर सके। और ये कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और वो धवन और न जाने कितने वकील, ये यहाँ आतंकवादियों का केस लड़ने के लिए रात के 2-2 बजे अदालत खुलवा लेते हैं। और आपको एक चीज़ बताएं, जिस तरीके से अभी गुजरात के अंदर कार्रवाई हुई, बांग्लादेशियों को निकाला गया, लगभग 1022 या 50 बांग्लादेशियों को खदेड़ा गया और उनकी जो कब्जे की प्रॉपर्टीज थी उन पर बुलडोजर चल रहा है। आप यकीन जानिए, उस बुलडोजर कार्रवाई को रुकवाने के लिए, शायद आपको यकीन भी नहीं होगा, उस बुलडोजर कार्रवाई को रुकवाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आज संडे था जब ये कार्रवाई हो रही थी, संडे के दिन गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खुलवा के वहां पर इसके लिए मांग की गई। हालांकि हाई कोर्ट ने इस याचिका को सुनने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो पोस्टर जारी किया है, उस पोस्टर को प्रथम दृष्टया देखोगे उसके ऊपर एक चीज़ लिख रखी है, गायब। और उसको जो नाम दिया है वो तुषार कपूर की एक मूवी आई थी गायब, कि ये उससे प्रेरित पोस्टर है। लेकिन आप सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, गुस्ताखे नबी की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। तो क्या ये जो पोस्टर है ये उस स्लोगन की पुष्टि नहीं करता है जो मुसलमान जगह जगह घड़ी घड़ी जिसका गाना गाता रहता है? ठीक, जिस बात को, हर बात को इस्लाम से जोड़कर और एक ही डायलॉग बोलता है, शान गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। तो प्रधानमंत्री, इस देश का प्रधानमंत्री, उसको कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से अपने वक्तव्यों में, अपने भाषणों में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, उसमें यही नजर आता है कि ये देश का प्रधानमंत्री नहीं बल्कि कोई सड़क पे चलता हुआ आम आदमी है, जिसको कांग्रेस का गिरे से गिरी मानसिकता का, गिरे से गिरे स्तर का नेता, जिसका स्तर इतना भी नहीं है कि अगर वो कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता या कांग्रेस पार्टी के किसी उच्च पद पे हो ना हो तो वो बीडीसी का भी चुनाव जीत सके। बीडीसी, मैं सभासदी की बात नहीं कर रहा हूँ, बीडीसी एक, मैं मानता हूँ शायद देश के अंदर सबसे छोटी चुनावी प्रक्रिया का सबसे छोटा अंग है, तो वो बीडीसी का भी चुनाव जीत सके। प्रधानी, मेंबरी और एमएलए, एमपी, ये बहुत बड़े चुनाव हो गए, वो बीडीसी का भी चुनाव जीत सके। उसकी हैसियत इतनी नहीं है, उसकी औकात इतनी नहीं है, लेकिन वो टिप्पणी किस पर करता है? देश के प्रधानमंत्री पर। क्यों? क्योंकि जब वो, ऐसा है ना, जब आप बड़े आदमी को गाली दोगे तो लोग आप पर ध्यान देंगे। अब आप खुद ठेले वाले हो, ठेले वाले से लड़ रहे हो तो लोग
यही कह के निकल जाएंगे, अरे साले बेवड़े हैं। लेकिन आप ठेले वाले होके एक मर्सिडीज़ पे चलने वाले को गाली दोगे तो आदमी रुक कर देखेगा कि यार ठेले वाला मर्सिडीज़ वाले को गाली दे रहा है, इसका मतलब ठेले वाले में कुछ बात तो है। तो वही स्थिति कांग्रेस और उसके अलावा जितने भी विरोधी दल हैं, या कह लीजिए जो लोग सत्ता के लिए तड़प रहे हैं बिन पानी मछली की तरह, उन सब का यही हाल है। वो केवल और केवल प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली देते हैं और उसके एवज में सस्ती लोकप्रियता बटोरते हैं और उनको लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन एक चीज़ है जिसका बार बार जिक्र करते हैं कि सरकार चुनौतियों से नहीं, चूतियों से परेशान है। और इस देश में चूतियों की कमी नहीं है। वो गालिब का एक शेर है ना, दुनिया में पागलों की कमी नहीं है गालिब, एक ढूंढो हजार मिलते हैं। ठीक, तो वही स्थिति इनकी है कि एक आदमी गाली देना शुरू करता है, 10 आदमी उसका अनुसरण करते हैं, वो भी गाली देना शुरू करते हैं। और यहाँ पर देश की जो सुप्रीम कोर्ट है, देश की जो सर्वोच्च अदालत है, उस अदालत को ये चीज़ें अभिव्यक्ति की आज़ादी दिखाई देती हैं। उस संस्था को ये नज़र नहीं आता कि देश के प्रधानमंत्री को गाली देना एक राष्ट्रद्रोह है, क्योंकि प्रधानमंत्री का पद पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन करता है इंटरनेशनल कम्युनिटी में और भारत के अंदर भी। और प्रधानमंत्री का पद कोई उस व्यक्ति ने या उस संस्था ने या उस पार्टी ने छीना नहीं है, लोगों ने वोट देकर उसे वहां बिठाया है। उस व्यक्ति को इस पोजीशन पर पहुंचाने वाले जो लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है, वो उस प्रक्रिया के तहत वहां पर पहुंचा है, ना कि उसको किसी ने उठाकर बिठा दिया है। ठीक, तो कांग्रेस पार्टी इस तरीके से सत्ता के लिए तड़प रही है कि वो सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वो मौका नहीं मिल रहा है, वरना वो ये भी कह दे कि हाँ पाकिस्तान की कोई गलती नहीं है और हमें पाकिस्तान के साथ ना कोई युद्ध करना है, जो हो गया उसे छोड़िए, कैरी ऑन। जैसा कि पहलगाम हमले को लेकर उसके बाद जैसी एक पूरा सिस्टम बनाने का तैयार किया जा रहा है कि वहाँ जो घटना हुई थी वो तो हो गई, उसके बाद सब नॉर्मल है, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। ठीक, कश्मीरियत, जमहूरियत सब बच जाना चाहिए, लेकिन हर मुसलमान आतंकवादी है। अब ये पवन खेड़ा है। ठीक, वही सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में मोदी जी एक्शन पाकिस्तान पर दिखाइए, अपने ही लोगों को निशाना मत बनाइए। अब आप समझ रहे हैं अपने ही लोग कौन है? इस सेंटेंस से सभी को समझ में आ गया होगा कि अपने लोगों की परिभाषा क्या बोलती है। अपने लोगों की परिभाषा ये है कि ये लोग उन लोगों को अपना मानते हैं जो घुसपैठिए हैं, जिनमें रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, जिनको निकालने का कार्यक्रम चल रहा है, जिनको लात मार के निकाला जा रहा है, ये लोग उनको अपना मानते हैं। इसलिए पवन खेड़ा को दर्द हो रहा है कि मोदी जी अपने लोगों को निशाना मत बनाइए। और उसके साथ साथ जो इनका प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाते थे, जिनमें नेहा सिंह राठौर है, रवीश कुमार है, संजय सिंह है, अजीत अंजुम है, पुण्य प्रसून जोशी है, ध्रुव राठी है, ठीक, और जाने कितने ना जाने यूट्यूब चैनल हैं जो इनके प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहे थे, इनके एजेंडा को आगे बढ़ा रहे थे। अब सरकार ने जब उन पे एक्शन ले लिया है, चूंकि हमें तो तमगा पिछले 12 साल से मिला हुआ है, 11 साल से अंधभक्तों का, ठीक, लेकिन जैसे ही बात आती है उनके खिलाफ एजेंडा चलाने की, तब इनको लगता है कि हा मोदी जी अपनों पे ही कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन ये सब सपोले हैं, सब सपोले हैं, सब दूध पीने के बाद जहर की ही फुंकार मारेंगे तो उनके मुंह से जहर ही निकलेगा, अमृत निकलने वाला नहीं है। वो उन्होंने जीवन भर जहर फूंका है, जहर ही फूकेंगे। और इन लोगों की समस्या ये है, जितने पत्रकार हैं जो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, इनकी समस्या ये है कि किसी समय में ये लोग देश की नीति निर्धारण करने में सहायक भूमिका निभाते थे। नीतियां इनके हिसाब से बनती थी, चीज़ें इनके हिसाब से मैनिपुलेट होती थी, सरकारें ये बनाते थे, मंत्रालय ये दिलवा लेते थे, ठेके ये दिलवाते थे। दलाली उस चरम पे थी कि उस दलाली के बदले इनको पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये सारे पुरस्कार मिलते थे। देश का अहित करने में इनको ये पुरस्कार मिलते थे। लेकिन अब समस्या ये आ गई है, ये करें तो करें क्या? अब ये सब हो गए हैं बेरोजगार, तो इनका सीधा धंधा है कि देश के अंदर मौजूदा सरकार को गाली दो, और जितना भी प्रोपेगेंडा सरकार के खिलाफ हो सके, सरकार के विरोध में हो सके, उस प्रोपेगेंडा को ऊंची आवाज में बोलो, ऊंची आवाज में बताओ,
ताकि लोगों तक ये मैसेज जाए कि सरकार केवल और केवल अपने जो मित्र हैं, जिनको ये लोग मित्र कह के बुलाते हैं, जो उद्योगपति हैं, उनको संभालने में लगी हुई है। उसका देश दुनिया से कोई मतलब नहीं। देश के गरीब आदमी, गरीबी, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इससे कोई मतलब नहीं। जबकि अगर आप आम आदमी को समझेंगे, उठा के उससे बात करेंगे, तो समझ में आ जाएगा कि आम आदमी के मन में क्या चल रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। कल फिर किसी नए वीडियो में आप से मुलाकात हुई। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।